हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 11, जिसका नाम है भक्ति। इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा उसको अच्छे से समझेंगे। ओके। इससे पहले यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम पढ़कर इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी दबाव की जगह हमें आत्मसंयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात प्रेमचंद्र जी कहना चाहते हैं कि बच्चों को स्वाधीन बनाने के लिए उसके अंदर खुद ही कुछ करने की क्षमता को डाल देना चाहिए। मतलब अगर वो इंसान अपने आप से ही अंदर से प्रेरणा पाकर कुछ करने की कोशिश करेगा, बाहरी दबाव उसके अंदर ऊपर ना हो, उसको स्वतंत्र ही छोड़ दिया जाए अपनी स्वेच्छा से अपना लक्ष्य, अपना काम चुनने के लिए, और उस काम को वो अंदर अपने अंदरूनी मन से, अंदरूनी शांति और स्वाभिमान से करेगा, ना कि उसके ऊपर बाहरी किसी दबाव की वजह से वह काम करेगा। आगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? सन 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं इसकी दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह है, श्रृंगार की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वरूप निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, संस्कृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार इनका संस्मरण और रेखाचित्र है। तो आपने देखा कि इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें से दीपशिखा और यामा काव्य संग्रह है। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब क्या है? निबंध संग्रह। उसके बाद आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह हो गए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, मेरा परिवार, यह संस्मरण है और रेखाचित्र हैं। इनको जो भी प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए थे उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा के लिए प्राप्त हुआ था। कब? 1983 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा के लिए प्राप्त हुआ था 1983 में। तो इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, यह आपसे कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में इनको प्राप्त हुआ था, और इनका निधन सन 1987 में इलाहाबाद में हो गया था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और कब हुआ था? तो 1987 में। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवन कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज में से रागात्मक की अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ होता है। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि संसार में वही मानव समुदाय, वही इंसान, वही समुदाय सम्मान पाता है जो कि जीवित कहा जाता है, जिसमें अपना जीवन जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिगत चीज़ें ही नहीं, बौद्धिक चीज़ें, जैसे सामाजिक चीज़ें, जो सामाजिक व्यवहार होते हैं हमारे लोगों के प्रति, वही नहीं, हमारी बुद्धि का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हमने अपना हमारा जो व्यवहार है उसको बुद्धि के साथ जोड़कर एक नए संबंध और नई चीज़ों की स्थापना की, तभी हम जीवित मनुष्य कहलाते हैं। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार,
के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। नारी समाज के लिए और नारी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रयाग के अंदर विद्यापीठ एक विद्यालय की स्थापना की थी। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही हैं। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अन्य 3 हैं पंत, प्रसाद और निराला, जो अपने छायावाद युग था हिंदी साहित्य का छायावाद युग में, उसके 4 स्तंभ मतलब 4 खंभ माने जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके ऊपर पूरा छायावादी युग टिका हुआ था। उसमें से प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी थी। महादेवी, प्रसाद, पंत और निराला, यह तीनों ही 3-4 जो थे ये छायावाद युग के स्तंभ माने जाते थे। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती है। कविता और गद्य इन दोनों के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखाई देती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर उन्मुख दिखाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र में अपने आसपास के ऐसे चित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतया हमारा ध्यान नहीं जा पाता। महादेवी वर्मा की जो भी रचनाएं थी वह ऐसी चीज़ों को लेकर, ऐसे लोगों को लेकर लिखी गई थी जहाँ पर आम इंसान का या किसी भी इंसान का ध्यान जाना बहुत ही मुश्किल है। महादेवी वर्मा उन लोगों को सामने लेकर आती थी जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। महादेवी जिनकी साधारण हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी वर्मा की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारणता तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज में शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने जो समाज के द्वारा पीड़ित हैं, लोगों के द्वारा हताश हैं, ऐसे लोगों को अपने कविताओं के पात्र बनाए हैं। उनको अपना एक कविता के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्थान देकर, नायक बनाकर उनके नाम को उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर दिया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्य समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित, पीड़ित, आमजन और विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने शोषित वर्गों को इस तरीके से आगे निकाला कि उनके ऊपर रेखा चित्रों संस्मरण लिखने की आम प्रथा बन सी गई थी। इससे आगे हमारा पाठ प्रवेश है, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।